हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मज़े में होंगे और बहुत मज़े से आपका क्लास चल भी रहा होगा। मैं क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं इंटरमीडिएट 12वीं की कॉमर्स के लिए जो सब्जेक्ट लाया हूं वह है पार्टनरशिप। क्या है पार्टनरशिप? मैंने आपको गैर व्यापारिक संगठन के खाते यानी कि रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताया था पिछले क्लासों में। उम्मीद करता हूँ वह आपके बहुत लाभकारी साबित हुए होंगे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट चैप्टर यानी कि साझेदारी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहा हूँ और मैं आज आपको क्लास दूंगा साझेदारी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आगे बताने से पहले मैं बता दूं कि मैं हूं शर्मा सर और आप मुझे देख रहे हैं शर्मा जी कॉमर्स एंड जीके क्लास में, जहाँ पे आप जहाँ पे आपको सिर्फ यहीं पे मिलता है अकाउंट्स का बेसिक जानकारी। तो यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप अकाउंट्स पढ़ने चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। यहाँ से आपको अकाउंट्स के बेहतरीन नॉलेज आपको मिलेंगे। यही नहीं, आपको यहाँ से और भी बहुत सारे चीज़ मिलेंगे। शेयर मार्केट से रिलेटेड मिलेंगे, आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी। यानी कि कॉमर्स के क्षेत्र में जितनी भी आपको जानकारियाँ हैं आपको यहाँ से आसानी से उपलब्ध होंगे। तो आज का क्लास है साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फाउंडेशन, यानी कि फंडामेंटल आप पढ़ेंगे। आप इसमें साझेदारी का आप अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति के बारे में जानेंगे। साझेदारी के विशेषताएं एवं लक्षण क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। एक आदर्श साझेदारी के मूल्य और तत्व क्या हैं इसके बारे में आप जानेंगे। सीमित दायित्व वाले साझेदारी क्या होती हैं इसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। साझेदारों के कर्तव्य क्या हैं इसके बारे में आप पढ़ेंगे इसमें। और साझेदारी संलेख या करार यानी एग्रीमेंट जो है वह क्या होता है, इसमें उसके आशय के बारे में पढ़ेंगे कि साझेदारी संलेख के आशय क्या है, साझेदारी संलेख के विषय वस्तु क्या हैं, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाली व्यवस्थाएं क्या हैं। मान लीजिए कोई पार्टनरशिप हो गया और स्टार्टिंग में किसी प्रकार का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, वैसी हालत में अगर बीच में जाकर कोई व्यवधान उत्पन्न होती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न होती है, तो वैसी कंडीशन में हमारे साझेदारी फॉर्म एक्ट क्या कहती है, उस समस्या को सुलझाने के लिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साझेदारी संलेख के महत्व के बारे में समझेंगे, यानी कि पार्टनरशिप का जो नियम है वह क्यों जरूरी है उसके महत्व के बारे में जानेंगे। साझेदारी के खाते यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट जो होता है वह क्या होते हैं, इसमें आपको विभिन्न तरह के बात जानेंगे, जैसे कि साझेदारों के पूंजी खाते, चल एवं अचल पूंजी, साझेदारों के मध्य लाभों का विभाजन एवं वितरण, लाभ हानि नियोजन खाता कैसे तैयार होता है, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना एवं व्यवहार क्या होता है, साझेदारों के आहरण पर ब्याज कैसे लगता है, साझेदारों के ऋण पर ब्याज कैसे लगता है, साझेदारों को दिया गया नया किराया क्या होता है और उसका क्या इस तरह व्यवहार होता है साझेदारी फॉर्म में, साझेदारों के वेतन, साझेदारों को कमीशन और प्रबंधक को कमीशन, लाभ एवं संचय में हस्तांतरण, इनके लाभ हानि का विभाजन आप कैसे करेंगे, भूतकालीन समायोजन, पहले अगर किसी प्रकार की कोई समायोजन करने योग्य एंट्री है तो उसका कैसे करेंगे, नए साझेदार को लाभ में गारंटी कैसे दिया जाता है। यह सारे पहलू हैं जो आप साझेदारी फॉर्म में आप पढ़ेंगे। इतनी सारी चीज़ें, तो आप इससे इंटरेस्टेड हैं कि मुझे इतनी सारी जानकारी इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें और मज़ेदार
इस क्लास का, इस मजेदार चैप्टर को समझ सके। यह सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही नहीं है, बल्कि उन सारे व्यक्तियों के लिए है जो बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं। ठीक है ना? यह सब्जेक्ट है स्टूडेंट के लिए और यह विषय है हम नए एंटरप्रेन्योर के लिए, नए व्यवसाय के लिए, पुराने व्यवसाय के लिए, जो किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं। पार्टनरशिप में काम करते समय किन किन बातों को सावधानी रखना चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीज़ आप यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे साझेदारी के अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है ना? तो यह इतने सारे इंपॉर्टेंट क्लास हैं जो आप पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ेंगे। तो आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? कमेंट में जवाब दीजिए यस नो। यदि हाँ तो लेट्स एंड गो स्टार्ट पार्टनरशिप फाउंडेशन। तो शुरू करते हैं आज कुछ विशेष मजेदार चैप्टर। साझेदारी का अर्थ क्या होता है, परिभाषा एवं प्रकृति उसका क्या है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी खास उद्देश्य के लिए या किसी खास उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर किसी संगठन का निर्माण करते हैं, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। अब वह जो उद्देश्य है वह लीगल होना चाहिए, अनलीगल नहीं होना चाहिए। जैसे आप कोई भी पार्टनरशिप कीजिए, कोई भी संगठन बनाइए पार्टनरशिप फर्म के तहत, उसका उद्देश्य लीगल होना चाहिए। अब रॉबरी करने के लिए, बैंक लूटने के लिए कोई पार्टनरशिप कीजिए तो वो अनलीगल है, वो इसमें वैलिड नहीं है। ठीक है ना? आप पार्टनरशिप करके और चले जाइए किसी का मोटरसाइकिल छीन लीजिए, वह पार्टनरशिप नहीं है। ये यहाँ पे लीगल यानी कि सही उद्देश्य के लिए बनाई गई साझेदारी, वही इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं, नहीं तो जेल की हवा भी खाने पड़ेगा। तो ऐसी संस्था को साझेदारी कहा जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार से लाभ बांटने का अनुबंध किया हो जिसे वे सब अथवा इनमें से कोई एक या अधिक व्यक्ति सबकी ओर से चलाता है। बात समझिएगा, लाभ के उद्देश्य से बनाई गई संस्था, इसमें भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 क्या कहती है, फिर से समझिए। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 क्या कहती है? तो कहती है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार से लाभ बांटने का अनुबंध किया हो जिसे सब अथवा इनमें से कोई एक या अधिक व्यक्ति सबकी ओर से चलाता हो। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी फॉर्म को तैयार किए, तो हो सकता है कि वो सभी लोग अलग अलग भूमिका अदा करके उस फॉर्म को चलाएंगे, या एक ऐसा साझेदारी भी होता है जिसमें लीडिंग एक ही व्यक्ति करता है, एक ही आदमी चलाता है, बाकी सब उसके सपोर्ट में रहते हैं। ठीक है ना? तो वैसे फर्म को साझेदारी फर्म कहते हैं। अब इस परिभाषा के अनुसार व्यक्तियों के किसी संघ को साझेदारी निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित 3 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। अब ऐसे कोई भी फर्म तैयार हो रहा है तो उसको कम से कम इन 3, जो आगे मैं बताने जा रहा हूं, 3 बातों को पालन करना अति आवश्यक है, तभी वह साझेदारी फर्म कहलाएगी। नंबर 1, सभी साझेदार के बीच अनुबंध होना जरूरी है। सभी साझेदार के बीच
अनुबंध होना जरूरी है। साझेदारों का ठहराव लाभ बांटने के उद्देश्य से होना चाहिए। साझेदारों का समझौता या ठहराव लाभ बांटने के उद्देश्य से होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है व्यवसाय का संचालन में सभी मिलकर कर सकते हैं या इनमें से कोई एक या अधिक व्यक्ति कर सकते हैं। व्यवसाय सभी लोग चला सकते हैं या सबकी सहमति से कोई एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति उस संस्था को चला सकते हैं। इस प्रकार साझेदारी के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इसलिए साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। साझेदारी संस्था में जो व्यक्ति शामिल होते हैं तथा अपनी पूंजी लगाते हैं उन्हें साझेदार यानी पार्टनर कहा जाता है। वस्तुतः साझेदारी संगठन को स्थापित करने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से साझेदार और सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। ठीक है, जिस नाम से साझेदारों का व्यवसाय किया जाता है उस फर्म का नाम उसे फर्म का नाम कहा जाता है। समझ रहे ना? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आपसी सहमति से कोई कारोबार करते हैं तो वह दोनों व्यक्ति पार्टनर्स कहलाते हैं। और उस फर्म का, जिस फर्म का उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किया, संगठित किया, बनाया, अगर उसका कोई प्रॉपर कोई नाम रखा तो उसे साझेदारी फर्म कहा जाता है। उसे कहा जाता है साझेदारी फर्म के नाम से कहा जाता है। और पार्टनरशिप की प्रकृति क्या है और साझेदारी की विशेषताएं क्या है, उसका लक्षण क्या है? तो साझेदारी की विशेषता, कैरेक्टराइज ऑफ पार्टनरशिप, तो इसमें कहता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, अनुबंध या समझौता होना चाहिए, वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बोला कि वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए, अवैधानिक नहीं होना चाहिए, लाभ कमाना एवं विभाजन करना उसका उद्देश्य होना चाहिए, संचालन होना चाहिए, सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं होना चाहिए, असीमित दायित्व, ये सभी जो है उसकी विशेषताएं हैं, उसके लक्षण हैं। अब इसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहता है कि साझेदारी के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम 2 व्यक्ति साझेदार हों और कंपनी अधिनियम 2014 के नियम 10 के अनुसार एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है, इससे अधिक नहीं। देखिए, साझेदारी अधिनियम 2014 के अनुसार और उसके सब कंडिशन 10 के अनुसार कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए और अधिकतम 50 व्यक्ति होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कम से कम 2 और अधिकतम 50 व्यक्ति होना चाहिए। अनुबंध या समझौता कहता है कि साझेदारी की रचना करार या समझौता से होती है। करार ही साझेदारी के संबंध का आधार होता है, यानी कि जो एग्रीमेंट होते हैं वही पार्टनरशिप का बेस होता है। ठीक है ना? करार या अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है। यह जो एग्रीमेंट है, यदि बहुत विश्वसनीय व्यक्ति हैं तो यह मौखिक भी हो सकता है। यदि आपको भरोसा है कि बाद में पलटी नहीं मारेगा पार्टनर मेरा, तो मौखिक भी चल सकता है, अन्यथा लिखित होना चाहिए। लिखित सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिखित होना चाहिए। मौखिक समझौता भी वैध है, लेकिन किसी भी विवाद से बचने के लिए समझौता लिखित रूप में होता है। समझौता साझेदारों
के अधिकार एवं कर्तव्यों को परिभाषित करता है। मौखिक भी साझेदारी वैलिड है, लेकिन बाद में कौन क्या जानता है कि कब किसका मिजाज बदल जाए और कब अपने बातों से पलटी मार जाए, तो विश्वास भंग हो जाएगा, पार्टनरशिप खतरे में पड़ जाएगी, या तो किसी को लाभ हो जाएगा या तो किसी को हानि हो जाएगा। कोई बेईमानी कर लेगा तो कोई ईमानदारी में डूब जाएगा। इसी प्रकार जो भी साझेदारी होना चाहिए मेरे हिसाब से वह लिखित होना चाहिए, और लिखित होने से उसमें कर्तव्य और दायित्व भी फिक्स हो जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, वैधानिक व्यवसाय। साझेदारी अनुबंध का उद्देश्य व्यवसाय करना होना चाहिए और व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए। पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं लाभ के कमाने के उद्देश्य से तो कीजिए, लेकिन वह लाभ वैधानिक तरीके से आपको कमाना चाहिए, न कि गैर वैधानिक तरीके से, यानी कि अनलीगल तरीके से कोई काम नहीं होना चाहिए। अनलीगल एक्टिविटी उस साझेदारी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। लाभ कमाना एवं विभाजन। साझेदारों का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए और कमाए गए लाभ को आपस में बांटना होना चाहिए। साझेदारी फॉर्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाना होना चाहिए, और लाभ कमाने के बाद से उस लाभ को पार्टनरों के बीच अपने एग्रीमेंट के अनुसार उसका विभाजन होना चाहिए, न कि लाभ कमा कर अकेले ही भाग जाना चाहिए। नहीं, ये गलत बात है। हानि के विभाजन के लिए समझौता भी आवश्यक होना चाहिए। अब हमेशा खाली लाभ लाभ खाली बात किया जाएगा तो हमेशा खाली लाभ होगा, व्यवसाय में हानि भी होता है। तो यह भी डिक्लेरेशन होना चाहिए उस एग्रीमेंट में कि यदि किसी कारण से अगर हानि होता है तब हम लोग क्या करेंगे, तब उस समय क्या हम लोग का डिसीजन होना चाहिए और हम लोगों का दायित्व क्या होना चाहिए उस समय। यह भी डिक्लेरेशन आपके उस साझेदारी फॉर्म में होना चाहिए। जब पॉइंट में बता रहा हूं कि यदि आप कोई साझेदारी कीजिएगा तो इन बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। संचालन। व्यापार का संचालन उन सबके द्वारा अथवा उन सब की ओर से किसी एक साझेदार के द्वारा किया जाना चाहिए। कहता है कि यदि सभी साझेदार टैलेंटेड है, समझदार हैं, तो सभी व्यवसाय को चलाएं, अपने अपने फील्ड के अनुसार, अपने अपने बुद्धि के अनुसार व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। यदि लगता है कि हम सब में से एक पर्टिकुलर पार्टनर बहुत ही इंटेलिजेंट है और उसके कंधे पर यह सारा व्यवसाय छोड़कर हम लोग सिर्फ बैक सपोर्ट देंगे तो व्यवसाय आगे बढ़ सकती है, तो एक व्यक्ति भी बाकी साझेदारों के सहमति से लीडिंग कर सकता है। यह एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। सदस्यों के अलग अलग अस्तित्व नहीं, यानी साझेदारी का अस्तित्व सदस्यों से भिन्न नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो लीडिंग कर रहा है या जो लीडिंग नहीं कर रहा है, पार्टनरशिप में उस सब का सामान्य वैल्यू होता है, यानी सब पार्टनर हैं। आप समझ रहे हैं ना। कोई फ्रंट लीडिंग कर रहा है तो बैक जो बैठा हुआ है पार्टनर वह उसके सपोर्ट से ही आगे फ्रंट लीडिंग कर रहा है, न कि वह अपने आप कर रहा है। यानी कि 4 लोग या 5 लोगों में से कोई एक व्यक्ति आगे फ्रंट पे जाके बिजनेस कर रहा है अपने फेस वैल्यू को दिखाकर, तो उसको दिखाने के लिए पीछे के जो 3-4 पार्टनर्स हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। असीमित दायित्व है। एकाकी व्यापार की तरह साझेदारी व्यापार में सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। व्यवसाय 2 तरह से होता है, एकाकी व्यवसाय होता है, एक साझेदारी व्यवसाय होता है। एकाकी व्यवसाय वह होता है जिसमें व्यवसाय का मालिक एक ही होता है, वही सब लाभ का मालिक होता है, वही सारे हानि का मालिक होता है, वही सभी निर्णय ले सकता है, वही सभी कार्य कर सकता है, वह एकाकी व्यवसाय होता है। यह अलग सब्जेक्ट है, आप 11th में पढ़े होंगे। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता है कि व्यवसाय के 2 या 2 से अधिक मालिक होते हैं, लाभ में सबका हिस्सा होता है, हानि में सबका हिस्सा होता है। कोई निर्णय होता है तो सामूहिक बैठक करके सारे पार्टनर निर्णय लेते हैं और तब जाके कोई एक निर्णय लिया जाता है, ना कि कोई एक व्यक्ति ले सकता है। जी नहीं, एक व्यक्ति नहीं ले सकता है।
यदि कोई व्यक्ति अकेले निर्णय ले रहा है तो बाकी सारे साथी मिलकर उस निर्णय को बदल देंगे। आप समझ रहे हैं ना? तो यह पार्टनरशिप एक्ट होता है। तो यह रहा है आपका आज का बेसिक पार्टनरशिप फॉर्म का। और अगले क्लास में मैं आपको और विस्तृत बताऊंगा कि एक आदर्श साझेदार के मूल्य और तत्व क्या होते हैं, सीमित दायित्व एवं साझेदारी दायित्व क्या है, साझेदारों के अधिकार क्या हैं और साझेदारों के कर्तव्य क्या हैं। इतने बातों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे का जो चैप्टर है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, और ही मज़ेदार होने वाला है, और पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो बच्चों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।